हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स को, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट, तो इस वजह से आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उनको बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाओगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBSCIO टीयर 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप मॉक इंटरव्यू के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सेपरेटली मॉक प्रोवाइड होते हैं। आप केवल मॉक के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो और आप कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप इस बैच को इनरोल कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है, वह है डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन IB एंड रॉ और IB के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। बेसिक डिफरेंस ये होता है कि IB जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, जबकि रॉ आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी है। पहला बेसिक डिफरेंस तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज कि जो आपका IB है ये आपका होम अफेयर्स के अंडर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करता है। जबकि जो रॉ है वो डायरेक्टली PMO को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं रॉ के, वो डायरेक्टली PMO को बेसिकली जो है रिपोर्ट करते हैं। तो ये अब ध्यान रखिएगा। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये होता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा इलाबरेट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं आप आंसर कैसे दोगे इसको। पहले रॉ के बारे में बात करेंगे। रॉ क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, इज इंडिया एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये एक्सटर्नल इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि किसके अंडर वर्क करती है? PMO के, यानी डायरेक्ट PM को रिपोर्ट करती है ये। राइट, बट रिपोर्ट टू इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, डायरेक्ट PMO को बेसिकली जो है वर्क करती है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको डायरेक्टली जो रिपोर्ट करती है। ठीक है, तो PMO याद रख लीजिए यहाँ पे कि डायरेक्टली PMO के अंडर ये वर्क करती है। इट प्रोटेक्ट्स नेशन इंटरेस्ट इन एनोनिमिटी, यानी एनोनिमिटी को बरकरार रखते हुए जो है ये हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। राइट, वाइल इंटेलिजेंस ब्यूरो और IB इज इंडिया इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी। जबकि IB जो है वो इंटरनल एजेंसी है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस एजेंसी है। राइट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी होम अफेयर्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है वर्क करती है। राइट, इसका प्राइमरी वर्क क्या होता है? प्राइमरी डील्स विद काउंटर टेररिज्म, नक्सल और इंसर्जेंसी। ठीक है, इंसर्जेंसी को काउंटर अटैक करना, टेररिज्म को काउंटर अटैक करना, यही मेन फंक्शन होता है IB का। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे एलाबरेट कर सकते हो, इसको बता सकते हो इस तरह से, इसके बारे में जो है डिटेल बता सकते हो। राइट, तो बेसिक डिफरेंस आई हो आपको क्लियर हो गया कि IB और रॉ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो है सिविल, व्हाट इज सिविल डिफेंस एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सिविल डिफेंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी लास्ट इंटरव्यू में कि सिविल डिफेंस क्या है। तो सिविल डिफेंस के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं सिविल डिफेंस क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रेनिंग ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल इन अ कंट्री सो दैट दे कैन हेल्प द आर्म फोर्सेस, मेडिकल सर्विसेज और पुलिस फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल इफ द कंट्री अटैक बाय एन एनिमी। ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री पे अगर किसी भी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है हमारी फोर्सेस की, ठीक है, या फिर किसी तरह की अटैक होता है आम किसी दूसरी कंट्री द्वारा हमारी कंट्री पे, तो उस केस में जो सिविलियन है, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनको ही इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है। उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सिविल डिफेंस, यानी ऑर्डिनरी पीपल ही जो क्या है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में बेसिकली जो है आगे बढ़ते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस को हेल्प करें, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें, या फिर पुलिस फोर्सेस को हेल्प करें। ठीक है, तो ये इस तरह से सिविल डिफेंस की इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री के एक तरह से प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में। राइट, जो सिविल डिफेंस है, मेजर्स आर डिजाइन टू डील विद इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशंस, यानी अगर कोई इमीडिएट इमरजेंसी कंडीशंस हो जाती है तो उस केस में जो सिविल डिफेंस है वो बेसिकली जो है तुरंत रिलीफ के लिए मदद करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड रिस्टोर वाइटल सर्विसेज, यानी प्रोटेक्ट जो पब्लिक है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो वाइटल सर्विसेज है उनको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा? रिस्टोर किया जाएगा। जैसे अगर कहीं पर बाढ़ आ गई मान लीजिए, तो बाढ़ के केस में लोगों को रेस्क्यू करना होगा, तो ऐसे में सिविल डिफेंस जो है काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी पीपल है वहीं जाके वही मदद करेंगे, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ जो है फूड शेल्टर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर की जाती है। तो ये सारी सर्विसेज जो वाइटल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं ये लोग। राइट, फैसिलिटेट्स दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड और डैमेज बाय डिजास्टर। ठीक है,
सम सपोर्ट इमरजेंसी सर्विसेज रेंडर्ड बाय सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं तो वहाँ पे जो है सिविल डिफेंस काफ़ी अहमियत रखेगी। फायर फाइटिंग, अगर कहीं पर आग लग जाती है उस केस में, फायर फाइटिंग के केस में, लॉ इन्फोर्समेंट, मेडिकल केयर, पब्लिक वर्क्स रिपेयर इन प्रोविजन ऑफ वॉलंटरी फूड शेल्टर इन क्लॉथिंग। ठीक है, फूड शेल्टर और क्लॉथिंग के लिए भी एक तरह से यहाँ पे मतलब हर तरह से अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो उस केस में सिविल डिफेंस जो है काफ़ी अहम रोल निभाता है। राइट, तो इस चीज़ को यहाँ पे जो है इलाबरेट कर सकते हो। तो इसकी चीज़ ध्यान रखिएगा, सिविल डिफेंस का मेन पर्पस क्या है, सिविल डिफेंस के मेन फंक्शंस क्या है और ये होता क्या है बेसिकली। राइट, तो ये जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको ही ट्रेनिंग देके उनको इस तरह से सशक्त कर दिया जाता है कि वो हमारी आर्म फोर्सेस की या पुलिस फोर्सेस की हेल्प करें। राइट, और हमारी कंट्री को इमरजेंसी के टाइम पे प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो देखो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की जो डेटा है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। मीनिंगफुल डेटा जो होता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। राइट, जबकि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस हमारी मेंटल एबिलिटी है कि हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा लिंक हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को ही हम यूज़ करके हम अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकें। राइट, तो इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। राइट, तो अब इसको इलाबरेट कैसे करेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। द प्रिंसिपल डिफरेंस इज दैट इंफॉर्मेशन नियरली इज डेटा। यानी इंफॉर्मेशन क्या है, एक तरह का डेटा होता है बेसिकली। डेटा बाय इटसेल्फ डजंट इंक्लूड एनी कॉन्टेक्स्ट। डेटा में अपने आप में कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। बट इंटेलिजेंस इज कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इंटेलिजेंस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हमारे पास डेटा है तो हम उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करते हैं ताकि हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकें। राइट, देयर इज रीजनिंग एंड एनालिटिकलाइजिंग एबिलिटी इन दिस। यानी हम चीज़ों को एनालाइज कैसे करते हैं, उसको उसमें रीजनिंग एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे लिए और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाए। राइट, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। राइट, यू कैन टॉक अबाउट दैट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया व्हाट इज इंडियाज डिफेंस पॉलिसी। इंडिया की डिफेंस पॉलिसी क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। इंडिया की डिफेंस पॉलिसी क्या कहती है कि अगर कोई हम अपनी तरफ से किसी दूसरी कंट्री पे खुद से पहले अटैक नहीं करेंगे। अगर दूसरी कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है उस केस में हम काउंटर अटैक करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम किसी दूसरे की टेरिटरी को हथिया लें। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमारी टेरिटरी को हथियाने की कोशिश करेगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंटेंशन ऑफ डिफेंस पॉलिसी। राइट, तो इसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हो। राइट, कैसे बताएंगे कि आवर आर्म फोर्सेज आर देयर टू डिफेंड द कंट्री फ्रॉम एनी फॉरेन इन्वेजन। यानी कोई भी बाहरी आक्रमण होता है तो हमारी आर्म फोर्सेज जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, तैनात हैं। बट इंडिया हैज़ नो डिज़ायर टू कैप्चर द टेरिटरी ऑफ एनी अदर कंट्री। यानी इंडिया जो है किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी को कैप्चर नहीं करना चाहता अपनी तरफ से। राइट, आवर कंट्री इज पीस लविंग एंड बिलीव्स इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस। यानी हमारी कंट्री जो है वो पीस लविंग है और साथ ही साथ को एग्जिस्टेंस में, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव करती है, विश्वास रखती है। बट आफ्टर फेसिंग मैनी एग्रेशन इंडिया वॉन्ट्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन डिफेंस मटेरियल प्रोडक्शन so that our dependence on other countries for defense equipment and material remains at the minimum। ठीक है, अब देखो हमारे ऊपर कई सारे अटैक्स होते रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया चाइना इंडो सिनो वॉर हुई थी, इसके अलावा इंडो पाक वॉर हुई थी 1962 में, 1965 में। तो ये जो वॉर्स हुई है इसको देखते हुए हम क्या सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं डिफेंस मटेरियल के केस में, कि हमें कहीं से डिफेंस मटेरियल के लिए किसी से लेना ना पड़े, हमें जो है अलग से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो हम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं। दिस इज द आवर मोटो बिहाइंड दिस। राइट, the launch of defense procurement policy is aimed at boosting India's target of Make in India policy, besides creation of major domestic defense industry to cater to its needs as well as exports। ठीक है, यानी जो हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है इसको लॉन्च इसीलिए किया गया ताकि हम अपनी जो टारगेट है हमारी प्रोक्योरमेंट को लेकर के, साथ ही साथ हम जो अपनी डोमेस्टिक ऑफेंस जो हमारे डिफेंस मटेरियल है उसको खुद से ही बना सकें, अपनी भी नीड्स को पूरा कर सकें और दूसरों को भी एक्सपोर्ट कर सकें। राइट, तो एक तरह से जो मेक इन इंडिया का टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया।
ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से जो है इंडिया की डिफेंस पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस? ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी समझिएगा ज़रा ध्यान से। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हो। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में आप कितना इंटेलिजेंटली आप उसको मैनेज कर पाते हो, ताकि आप जो सिचुएशन है उसको आसानी से डील कर जाओ। ठीक है, तो आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को सही तरह से कंट्रोल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये आता है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। जबकि इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इसके अंदर वही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हो, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, कैसे चीज़ों से सीखते हो, ये सारी चीज़ें जो आएगी वो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप यहाँ पे अच्छे से समझते चलिए। ठीक है, बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ पर्सन्स एबिलिटी टू मैनेज हिज फीलिंग्स। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको ही हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। राइट, सो दैट दीज फीलिंग्स आर एक्सप्रेस अप्रोप्रिएटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, यानी जो फीलिंग्स है वो सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए। राइट, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस इज डिफाइंड इन जनरल कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस बोलेंगे। ठीक है, अ मेंटल एबिलिटी इन्वॉल्व इन रीजनिंग, परसीविंग, रिलेशनशिप, एनालॉजीज, कैलकुलेटिंग, लर्निंग क्विकली। मतलब ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएंगी। मतलब आप अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का कैसे उपयोग करते हो, उस उपयोग करने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हो जाएगा कि आप अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करते हो दूसरों के साथ, अपनी फीलिंग्स को किस तरह से दूसरों के साथ जो है दिखाते हो, एक्सप्रेस करते हो, इसको हम लोग इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। राइट, तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में आपको क्लियर हो गया। आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपको बताना पड़ेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो अभी डिफरेंस के फॉर्म में आपने समझ लिया, इसी चीज़ को इंडिविजुअली अगर पूछा जाएगा तो भी आप बता सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और लास्ट टाइम जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको जरूर समझ लीजिए अच्छे से। देखो, राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, है ना। तो राइट टू फ्रीडम क्या है, हमारे फंडामेंटल का पार्ट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। ठीक है, जिसको बेसिकली जो है आर्टिकल 19 में डिस्क्राइब किया गया है। राइट, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है जो हमारी सभी सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है अंडर द हेड ऑफ राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आपको जो है राइट टू, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिलेगा। आर्टिकल 19 जो है वो गारंटी देता है फ्रीडम की अंडर दिस राइट। आर्टिकल 19 इससे संबंधित वो आप बता सकते हो। द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट मे बी इम्पोज बाय स्टेट इन अ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, एज यू नो वेरी वेल। ठीक है, बाकी यहाँ पे 6 तरह की फ्रीडम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो राइट टू फ्रीडम है उसमें 6 तरह की बेसिकली फ्रीडम दी गई है। पहला है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, आप किसी भी तरह से अपनी बातों को जाहिर कर सकते हो। ठीक है, जब आप अच्छा बोलने लगोगे तो लोग आपको सुनने आएंगे। ठीक है, जब लोग आपको सुनने आएंगे तो वो दूसरी फ्रीडम आपकी बन जाएगी फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक है, असेंबली की। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी आप इकट्ठा हो सकते हो कहीं पर, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के घूम सकते हो। ठीक है, जब लोग आपको सुनने आएंगे तो लोग आपसे जुड़ना भी शुरू कर देंगे। जब आपसे लोग जुड़ना शुरू कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, जब लोग आपसे जुड़ने लगेंगे तो लोग आपसे जुड़ने लगे यानी आपने क्या किया, अब आप फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में पहुंच गए। ठीक है, अब जब आपका ग्रुप बन जाएगा, आपसे लोग जुड़ने लगेंगे, तो आपको क्या है, अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर जाना पड़ेगा अपना प्रचार करने के लिए। ठीक है, इसको इस तरह से समझते चलिए, आप आसानी से याद रख पाओगे। जो आप प्रचार करोगे, चीज़ों को प्रमोट करोगे अपनी आइडियोलॉजी को, तो उसके लिए आपको अलग अलग जगह पर घूमना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर जाना पड़ेगा। तो इससे क्या आती है अगली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके घूम सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
ठीक है। अब जब अलग अलग जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टे भी करना पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा। तो रेजिडेंस की आ जाएगी राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, यानी आप कहीं पर भी रह सकते हो, भारत के किसी भी कोने में जाके रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो रेजिडेंस, और जब आप रहने लगोगे तो आपको प्रोफेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए फिर आ जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को लिंक करते चले जाओगे ना, आसानी से 6 के 6 स्पीच आपको याद रहेंगे कि 6 के 6 जो ये फ्रीडम है किस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप बोलोगे तो लोग आपके पास आएंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरी बन जाएगी असेंबली, फ्रीडम असेंबली। जब लोग इकट्ठा होंगे तो आपसे जुड़ना चाहेंगे, जब आपसे जुड़ना चाहेंगे तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गई। जब लोग आपसे जुड़ गए तो आप फिर अलग अलग जगह पर जाओगे घूमने के लिए और प्रचार करोगे। तो घूमने से रिलेटेड क्या आ गया, मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आ गई। उसके बाद मूवमेंट के बाद जब अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में जाओगे तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा, आपको स्टे करना पड़ेगा, तो रेजिडेंस, तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस आ जाएगी। और फिर जब आप अलग अलग जगह पर रुकोगे रहोगे तो वहाँ पे आपको कुछ प्रोफेशन भी, कुछ काम भी करना पड़ेगा, तो उस काम के लिए आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मिलता है। तो ये टोटल 6 जो है राइट्स हैं जो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो आसानी से। राइट, आई होप आप लोग को ये याद हो गया होगा अच्छे से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, व्हाट इज इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव। आरटीआई एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। आरटीआई एक्ट जैसे आपको पता है 2005 में इफेक्ट बेसिकली जो है इन्फोर्स किया गया था। तो आरटीआई का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है और ये क्या क्यों लाया गया। देखो, मेन पर्पज यही है इसका, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। ठीक है, लोगों को पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं और किस हद तक काम हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लाया गया था। राइट, तो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव यू कैन टॉक अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट, इट बेसिक objective is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of government and make our democracy work for the people in real sense। ठीक है, यानी हमारी जो यहाँ पर डेमोक्रेसी है वो भी सही तरीके से काम कर सके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सही तरीके से वर्क कर सके, उनमें अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसके लिए इसको लाया गया है। राइट, दिस एक्ट इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग सिटीजन इन्फॉर्म अबाउट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इसकी वजह से, इस एक्ट की वजह से गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जो है लोगों को पता चल सकती है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन इसका दायरा सीमित है। जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज हैं, उन पर आरटीआई लागू नहीं होता। आप ध्यान रखिएगा, आईबी में भी आरटीआई लागू नहीं होता है। राइट, तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क कर रही हैं, इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन पर जो है आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब उनसे हम कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं, कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहती तो नहीं कर सकती, क्योंकि वो नेशन को प्रोटेक्ट करने के सेंस में काम कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो है गलत हाथों में जा सकती है। इस वजह से जिसका स्कोप है वो केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तक ही है, और वो डिपार्टमेंट जो किसी भी तरह से सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट से कंसर्न ना हो, यानी सिंपल जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। राइट, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द गैलेंट्री अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया गया यहाँ से आपसे। तो क्या है गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, तो इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो गैलेंट्री अवार्ड आपको पता है, यहाँ पर भारत में कई तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, जैसे कि परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, इसके अलावा अशोक चक्र है। ये सारे जो है हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आपको एलाबोरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड 4 गैलेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, 4 तरह के गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। हाईएस्ट अवार्ड जो है परमवीर चक्र हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे महावीर चक्र है। उसके बाद आपका वीर चक्र है। ठीक है, 3 तो ये हो गए, और 4th जो है आपका अशोक चक्र है, जो कि नॉन कॉम्बेटेंट्स के लिए है। राइट, तो नॉन कॉम्बेटेंट्स के लिए है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, तो अशोक चक्र भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 बेसिकली जो है गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इंडिया में, जो कि बेसिकली दिए जाते हैं। राइट, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड अबाउट द 3rd डिग्री मेथड यूज बाय द पुलिस, व्हाट इज मीन बाय दैट। यानी 3rd डिग्री मेथड क्या होता है। देखो, 3rd डिग्री का मतलब क्या है कि जब जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे अगर ट्रुथ उगलवानी होती है, ट्रुथ सामने लाना होता है, तो पुलिस जो है कुछ टॉर्चर करती है उनको। ठीक है, तो कुछ वायलेंस का यूज़ करती है। अगर वो वायलेंस नहीं करेगी, टॉर्चर नहीं करेंगी, तो सच नहीं बोलेंगे, है ना। तो इसी में 3rd डिग्री मेथड आता है। 3rd डिग्री मेथड में उनके साथ वायलेंस किया जाता है ताकि वो सच को सामने ले आए।
ठीक है, वो सच को बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को एलैबोरेट कर सकते हो कि इट इज़ यूज्ड बाय पुलिस वाइल इंटरोगेटिंग क्रिमिनल्स इन विच टेरर और वायलेंस इज यूज्ड टू गेट द ट्रुथ। यानी टेरर और वायलेंस, डर उनको दिखाया जाता है, धमकाया जाता है, वायलेंस भी दिया, वायलेंस मतलब उनको मारा पीटा जाता है, तो ताकि वो जो है सच्चाई कबूल कर दें। अगर वो डरेंगे नहीं तो सच्चाई नहीं कबूल करेंगे, राइट। नो क्रिमिनल रेडली एक्सेप्ट द क्राइम ही हैज committed unless he is terrorized or threatened to some extent by the police। यानी अगर पुलिस जो है उनको टेरराइज नहीं करेगी, थ्रेटन नहीं करेगी, तो अपनी जो कमिट नहीं करेंगे जो भी इन्होंने क्राइम किया है, राइट। तो दिस इज दैट इज वाई द थर्ड डिग्री मेथड इज यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को भी बता सकते हो। क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी लाइज इन अ ग्रेट लीडर और अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी। यानी जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो लीडर इंपॉर्टेंट होता है कि आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बैलेंस तरीके से जो है आंसर करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है लास्ट इंटरव्यू में, तो इसको आप जरूर अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है किसमें मोर पावर, यानी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लीडर या फिर आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे आप बताएंगे इन माई ओपिनियन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अ ग्रेट लीडर में हेल्प अ पॉलिटिकल पार्टी इन कैप्चरिंग वोट। जो लीडर होगा वो वोट के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाएगा, यानी उसी की वजह से जो वोट्स पड़ेंगे। बट इन लॉन्ग रन इट वुड बी इट्स पार्टीज आइडियोलॉजी दैट वुड मैटर। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वोट तो पड़ जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वही सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी वो किस पे डिपेंड करेगा कि आइडियोलॉजी कैसी है पार्टी की आइडियोलॉजी पे चीज़ें डिपेंड करेंगी, राइट। तो इस वजह से दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरी पार्टी हैज़ इट्स लीडर शुड ट्राई टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, यानी हर पार्टी और उनके लीडर्स को कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे दोनों ही चीज़ें जो हैं, जो लीडर और पार्टी की आइडियोलॉजी, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, दोनों को बराबर एक तरह से इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, राइट। तो इस तरह से इसका आप आंसर करोगे। क्लियर हो गया सभी को। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। दीज आर द मोस्ट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड इन प्रीवियस इंटरव्यू। ठीक है, आपके प्रीवियस इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप लोग जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 100+ इसी तरह के क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जितने प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, साथ ही साथ आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एजुकेशनल बैकग्राउंड और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हो वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिलेंगे। करेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है इसी बुक के अंतर्गत, तो उसको भी आप कवर कर सकते हो। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है, तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस बेसिकली इससे कवर हो जाएगा अगर आप इस बुक को ले लेते हो। ठीक है, तो मतलब अलग से कुछ नहीं प्रिपेयर करने की जरूरत है, जस्ट इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट। और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।